हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं कि हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारी अगर उन पर अच्छी पकड़ है तो हमारी जो तैयारी है, हमारी तैयारी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है, उनकी बहुत ही भूमिका होती है। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ामिनर ऐसा करता है कि प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने ज़रूरी होते हैं। और इनसे क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो पता लग जाता है कि एक एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं जो है आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ। जो यूथ की बुक है, यहाँ पर मैं आपको इसको पूरी सोल्व कराती रहूँगी। आप ध्यान से इन वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी बताया करें कि मैम ये क्लास अच्छी लगी। क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के ही मुझे क्या होता है, मेरे मन करता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं और ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? ए ऑप्शन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बी ऑप्शन है सम्रांगण सूत्रधार, कला विलास या कामसूत्र। तो यहाँ पर आप सभी भी देखिए कमेंट्स बॉक्स में आप सभी भी अपना आंसर ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? जो अंतराल है, अंतराल को जो भूमि बंधन कहा गया है वो किस में कहा गया है? वो सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है। किस में कहा गया है? सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतराल को जो भूमि बंधन कहा गया है वो सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है। और जो सम्रांगण सूत्रधार है इसकी रचना कब की गई थी? तो 1005 से लेकर 1054 के बीच इसकी रचना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो राजा भोज के द्वारा इसकी रचना हुई थी। किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा। देखिए, यहाँ पर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ उन्हें आप चाहे तो नोट्स बुक्स में नोट कर लीजिए, नहीं तो अच्छे से उन्हें ध्यान से सुनिए और याद करिए। तो सम्रांगण सूत्रधार की रचना किसने की? तो यहाँ पर राजा भोज ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? तो दृश्य कला में अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो दृश्य कलाएं होती हैं उनमें किसका अन्वेषण किया जाता है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि दृश्य कला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दृश्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है चित्रकला, बी है मूर्ति कला, सी है नृत्य कला और डी है वास्तुकला। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है कि ये इनमें से आपको चुनना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम कि ए बी सी सही है या ए बी डी सही है या बी सी डी सही है या ए सी डी सही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से आती हैं। यहाँ पर जो चारों हैं, वैसे तो ए बी सी डी, यहाँ पर ये चारों ही दृश्य कला के अंतर्गत आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो नृत्य है ये यहाँ पर मांसपेशियाँ जो है मांसपेशियों से संवेदन ये ग्रहण करती हैं, तो यहाँ पर नृत्य को अलग हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर ए बी डी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी डी किस में दिया हुआ है? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नृत्य का संबंध, वैसे तो जो नृत्य है
नृत्य दृश्य कला के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अगर हम किसी को नाचता हुआ नृत्य करता हुआ देखते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अनुभव करती हैं। आपने देखा होगा कि हमारी मांसपेशियां जो है अनुभव करती हैं और वो भी इस तरह से क्या करने लगती हैं, डांस करने लगती हैं। तो इनका संबंध जो है एक अलग तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर नृत्य को एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर नृत्य को अलग कर दिया जाएगा और ABD आपका आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य उदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी जाती है। तो जो मत्स्य उदर है, मत्स्य उदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी गई है? नेत्रों के लिए, उंगलियों के लिए, उदर के लिए या कमर के लिए? तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो जो मत्स्य उदर है यहाँ पर उसकी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? नेत्रों से की गई है। नेत्रों से, जिसमें बड़ी बड़ी आँखें, मीनाकृत आँखें। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला है। चित्रकला क्या है? दृश्य कला है, छवि चित्र है, प्रतिकृति है या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो दृश्य चित्रकला होती है, चित्र को हम कैसे ग्रहण करते हैं? तो देखकर ही तो ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो चित्रकला है उसका संबंध किससे हो जाएगा? दृश्य कला से हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, आपको पता है कि दृश्य किसे कहते हैं? दृश्य जो कहते हैं, जो हमारे इंद्रियां होती हैं तो जो इंद्रियों के संवेदन हैं, देखकर ग्रहण किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य कलाएं कहते हैं। तो यहाँ पर दृश्य कला आपका आंसर सही हो जाएगा। चित्रकला जो है दृश्य प्रधान है। अब है प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं? क्वेश्चन है, प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं? 4, 5, 3 या 2? तो यहाँ पर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो प्लेटो ने जो आकृति के भेद किए हैं वो 3 किए हैं। कितने किए हैं? 3 किए हैं। कौन कौन से बताए हैं? आदर्श, वास्तविक और अनुकृति। वास्तविक और अनुकृति। तो आपको ध्यान रख लेना है, आदर्श, वास्तविक और अनुकृति, ये जो है प्लेटो के आकृति के भेद हैं। आकृति या रूप के ये भेद हैं प्लेटो के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमूर्त अंकन, अनुअंकन, त्रिआयामी या अंकन? तो जब आकारों को परिवर्तित किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है? अनुअंकन किया जाता है। अनुअंकन, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। तो आधुनिक चित्रकार जो है इनमें से एक के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत है। वो रेखा के प्रति है, अनुपात के या तान के या पौध के? तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पौध। पौध क्या होता है? पौध जिसे टेक्सचर या वयन भी इसको कहते हैं। और जो पौध होता है ये किसी भी धरातल के गुणावट या गुण को पौध कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग को चित्र भूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? रंग को चित्र भूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? अनुक्रम, संतुलन, संगति या विरोधाभास? तो यहाँ पर जो रंग को चित्र भूमि पर अगर क्रम से लगा देंगे और उससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आपको मैं समझा दूँ
कि रंग को चित्र भूमि पर क्रम अनुसार लगाने से, जब हम कोई भी रंग है उसे चित्र भूमि पर क्रम अनुसार लगाते चलेंगे तो उससे क्या होता है, उसका अनुक्रम उसे कहलाता है। जब उससे प्रभाव उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। और वहीं जो रंगों का अधिक स्पष्ट अंतर्भेद, रंगों का अधिक स्पष्ट अंतर्भेद दिखाता है वो क्या कहलाता है, विरोधाभास कहलाता है। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो रंगों को अधिक स्पष्ट और अंतर्भेद दिखाता है उसे क्या कहा गया है, विरोधाभास कहा गया है। और रंग के हल्केपन तथा गहरेपन के प्रभाव के, रंग का हल्कापन और जो गहरापन है उससे जो प्रभाव होता है उसमें जो संतुलित बंटवारे को क्या कहा गया है, संतुलन कहा गया है। और है विभिन्न रंगों को अपना अपना प्रभाव मिलजुल कर, जहाँ पर अलग अलग तरह के रंग होते हैं और उनका जो आपस में प्रभाव पड़ता है उनसे जो संबंध के सहयोग से एक सामूहिक प्रभाव पैदा करता है तो उसे क्या कहते हैं, रंग संगति कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण जो अवयवों की पुनरावृत्ति होती है उससे उत्पन्न जो निरंतरता होती है उसे क्या कहते हैं, एकता, प्रभाविता, लय या संतुलन। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की जो पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता होती है उसे क्या कहा जाता है, लय कहा जाता है। लय, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अब है लय के लिए, देखिए लय के लिए जो अंग्रेजी में प्रयोग किया गया है किस शब्द का किया गया है, तो रिदम शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका, रिदम शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो रिदम है ये किससे उत्पन्न हुआ है, तो प्राचीन ग्रीक जो भाषा है, प्राचीन ग्रीक से रिहीन शब्द से ये उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, रिहीन का अर्थ क्या होता है, रिहीन का अर्थ जो होता है प्रवाह, क्या होता है, प्रवाह। तो यहाँ पर जो प्रवाह है वो क्या है, लय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है, इसमें क्या कर दिया गया है, चेंज इसकी लैंग्वेज कर दी गई है। और यहाँ पर वही पूछना चाह रहा है कि जब आकृति होती है और जब उसकी आवृत्ति बार बार की जाती है तो उससे चित्र में क्या उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर प्रभाव उत्पन्न होता है, बेचैनी, विरोधाभास या इनमें से कोई नहीं। तो आकृति की आवृत्ति द्वारा जो चित्र में प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। यहाँ पर अगर आपका लय ऑप्शन होता तो लय आपको टिक करना होता, तो लय आपका यहाँ पर सही हो जाता। यहाँ पर प्रवाह है तो प्रवाह जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाकार आकृति, यहाँ पर अभी एक मिनट, अब है अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है। जो अंडाकार आकृति होती है शाश्वतता का, स्थायित्व का, लिप्तता का या लावण्यता का। तो अंडाकार जो आकृति होती है वो कैसा प्रभाव देती है, वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो लावण्यता का प्रभाव ये देती है। अब है कि यहाँ पर देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि जो अंडाकार आकृति होती है वो किस किस का प्रभाव देती है, तो लावण्य का प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे दीर्घ वृत्त से लावण्य, सृजनात्मकता एवं प्रसार का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे दीर्घ वृत्त होता है उससे क्या होता है, लावण्य, सृजनात्मकता एवं प्रसार का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जबकि जो वृत्त होता है उसमें क्या प्रभाव आता है, पूर्णता का, आकर्षण का, निरंतरता का और गति का ये प्रभाव दर्शाता है। और जो टेढ़े मेढ़े रूप होते हैं, टेढ़े मेढ़े रूपों में
कौन सा प्रभाव होता है? अस्थिरता का, अनिश्चितता का, चंचलता का और व्याकुलता का। देखिए यहाँ पर टेढ़े मेढ़े जो रूप दिखाई देंगे, आपने कभी सोचा होगा यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लगा दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये व्याकुलता दर्शाई जा रही है। यहाँ पर इसका पता नहीं लगेगा आपको क्या यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो टेढ़े मेढ़े रूप होते हैं, जैसे ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर क्या होता है? व्याकुलता उत्पन्न की जाती है। जबकि जो वर्गाकार आकृति होती है, स्थिरता एवं दृढ़ता की परिचायक होती है। वर्गाकार आकृति स्थिरता और दृढ़ता की परिचायक होती है। आयत में वर्ग के गुणों के साथ सक्रियता का विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है। चित्र में जो विरोधाभास वाली तान होती है उसका जो प्रयोग है वो क्या लाता है? माधुर्य, शांति, रहस्य या ओज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर चित्र में जो विरोधाभास वाली तान है उसका जो प्रयोग है वो क्या लाता है? तो वह ओज को लाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है? निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर जो पोत होता है वह किस श्रेणी का उदाहरण है? तो यहाँ पर प्राप्त पोत है, सृजित पोत है, अनुकृत पोत है या प्राकृतिक पोत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जल रंग और तैल रंग को जब परस्पर मिलाया जाएगा तो वहाँ से कौन सा पोत हो जाएगा? ये सृजित पोत हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि पोत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राप्त पोत, जिसे प्राकृतिक पोत भी कहते हैं, और अनुकृत पोत और सृजित पोत। तो यहाँ पर ये चित्रकार का जो अन्य साधनों के द्वारा या यंत्रों के द्वारा जो पोत उत्पन्न किया जाता है वो कौन सा होता है? सृजित पोत होता है। तो सृजित पोत आपका आंसर ये सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रंगत के हल्केपन अथवा गहरेपन का घोतक है। रंगत के हल्केपन, गहरेपन का घोतक है क्रम स्थापना, विभाजन पद्धति, विलोम पद्धति या तान। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का घोतक क्या है? यहाँ पर तान। तान जो है हल्केपन और गहरेपन का घोतक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। जो लंबाई और चौड़ाई में जो अंतराल फैला होता है वो द्विआयामी होता है, त्रिआयामी होता है, द्विआयामी या इनमें से कोई नहीं या घन। तो यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई में फैला अंतराल होता है वो कौन सा होता है? वह द्विआयामी होता है। जहाँ पर हमको लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो मोटाई भी दिखाई देती है तो वो कैसा हो जाता है? त्रिआयामी हो जाता है। वहाँ पर त्रिआयामी प्रभाव हमें दिखाई देगा, जबकि लंबाई और चौड़ाई में जो अंतराल फैला होता है उसे द्विआयामी कहते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को देखिए, ये क्वेश्चन कल की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? लुई मोरिस ने, रॉबर्ट ने, यूक्लिड ने या ले फिगारो ने। तो ये इसका किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूक्लिड ने इसको स्थापित किया था। और ये कहाँ पर किया था? तो यूनान में किया था। यूनान में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला के मूल तत्व कितने हैं? कला के मूल तत्व कितने हैं? 5 हैं, 3 हैं, 6 हैं या 7 हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो कला के तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड टीजीटी का एलटी का क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड एलटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आयोग है, उत्तराखंड आयोग है, इसका आंसर जो उन्होंने 7 माना है, जो कि गलत है। यहाँ पर 7 नहीं होगा। जो कला के तत्व होते हैं वो 6 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेखा, रूप, रंग, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ देती हूँ कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा जो होती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब किसी पुंज अथवा घनत्व पूर्ण वस्तु की बनावट ही क्या है? रूप है। और जो रंग है वो किसका गुण है? तो रंग प्रकाश का गुण है। देखें यहाँ पर आपको याद रखने वाली ये बातें हैं। रंग किसका गुण है? तो रंग प्रकाश का गुण है। जबकि रंग की हल्के तथा गहरे बलों में प्रकाश की मात्रा श्वेत से काले रंग की क्रमबद्धता तान कहलाती है। और वयन या पोत किसी वस्तु का धरातलीय गुण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। कारण क्या दिया है? कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है। कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है। एब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की रचना से है तथा अभिव्यंजना भाव से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है। ए सही है या आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो दोनों बातें कही गई हैं, यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 4, 5, 3 या 8? तो जो दर्शक है, देखिए आपको मैं घन दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो घन है, यहाँ पर आपको कितने तल दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर 3 तल दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3। तो यहाँ पर कितने तल दिखाई दे रहे हैं? 3 तल दिखाई दे रहे हैं। तो आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। जबकि एक घन जो होता है उसमें कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। तो एक घन में 6 तल होते हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? तो 3 यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की ये क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखिए कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को देखें। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, और जो भी कमेंट करता है मैं सबके कमेंट देखती हूँ, और उन्हें क्या है, उनका भी जवाब भी उनका देती हूँ। तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आपको इसको शेयर भी करना है, क्योंकि जो भी आर्ट के स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।